हेलो बच्चों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी सर्कल में स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी की जो बुक है हमारी मल्हार। जो हम पाठ पढ़ रहे थे इससे पहले माँ कह एक कहानी, जो इस बुक का फर्स्ट अध्याय है, फर्स्ट लेसन है, जो कि अब काव्य खंड है और उसका पूरा सोल्यूशन आज हम इस अपनी वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले अगर आपको इस कविता को पढ़ना और समझना है तो बच्चों इस कविता की पूरी व्याख्या मैंने अपने चैनल पर करवा रखी है, जिसके लिंक आपको मेरे आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इसमें बच्चों सबसे पहले बताया गया है कि पाठ से, इसका मतलब अभी जो प्रश्न आपके सामने आएंगे बेटा वो पाठ से ही पूछे जाएंगे, उनका आंसर हमें पाठ से ही उत्तर देना है। तो सबसे पहले पूछ रहे हैं मेरी समझ से। तो प्रश्न है आपके सामने, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो बच्चों आपको पास जैसे क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज आते हैं वैसे ही उसी टाइप से ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये नहीं कि इसका आंसर एक ही हो, इससे ज़्यादा भी इसके आंसर हो सकते हैं। तो आपको अपने इसका जो उत्तर देना है वो अपनी समझ से देना है, अपनी सोच से देना है, क्योंकि कविता हमने अच्छी तरह पढ़ा रखी है, समझा रखी है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या उत्तर है, तो उसके सामने आप तारा या सितारा जो स्टार बोलते हैं वो उसका निशान बना सकते हैं। प्रश्न क देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? ठीक है, तो इसमें हमने देखा था, कविता हमने जब पढ़ी थी तो एक कविता सुना रही है, एक कहानी सुना रही है माँ अपने बेटे को, जो कि करुणा और न्याय पे डिपेंड है। और इसी टॉपिक पे एक कहानी जो पोएम सुना रही है माँ अपने बेटे को, वो क्यों सुना रही है, यही 2 पॉइंट क्यों लिए इन्होंने। तो देख लेते हैं इसके क्या क्या ऑप्शन है। तो है आपके सामने, राजाओं की कहानियों से उनका मनोरंजन करने के लिए, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो हमने इस पोएम को पढ़ा था, अच्छी तरह से आप रिमाइंड भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर होना चाहिए। इससे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपको इसका आंसर लगता है कि क्या होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका आंसर। मेरी समझ से तो इसका आंसर ख होना चाहिए, कि उसमें सही, माँ चाहती है अपने बच्चे में सही और गलत की समझ को विकसित कर सकें। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं हम। देखिए बच्चों, जो ख ऑप्शन था वो ही बिल्कुल सही है, कि माँ चाहती है अपने बच्चे में कि सही और गलत को वो अच्छी तरह से विकसित कर सके, ताकि वो आगे लाइफ में पहचान सके कि सही क्या है, गलत क्या है। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? तो इसमें आप पोएम को दोबारा रिवाइज करेंगे एक बार तो पता पड़ेगा, आपको याद भी हो सकता है कि इसमें एक पक्षी के बारे में बताया गया जो कि घायल पक्षी है, उसको घायल किया गया था। और इस कहानी में कोई और भी चीज़ को और किसी भी टॉपिक को ले सकते थे, पर इन्होंने घायल पक्षी को ही क्यों लिया? इसके उत्तर देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे सामने। निर्दोष पक्षी के प्रति आखेटक की क्रूरता दिखाने के लिए, पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए, मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। तो आपकी समझ से क्या आंसर हो सकता है? अच्छी तरह से लाइनों को पढ़ो, समझो और उसके बाद अपना आंसर दे सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ग, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। क्योंकि करुणा किसके प्रति दिखाई गई थी? पक्षी के लिए जो घायल था। और हिंसा किस लिए दिखाई गई थी? जो आखेटक ने उसका शिकार किया था। तो इन दोनों के बीच में जो बहस छिड़ी हुई थी, जो आप छोटी सी लड़ाई हो रखी थी या संघर्ष हो रहा था, उसी को दिखाने के लिए घायल पक्षी को इस कहानी में यूज़ किया गया है। तो इसका उत्तर भी चेक कर लेते हैं बच्चों जी। देखिए ग ऑप्शन जो था मैंने लगाया था निशान, वही करेक्ट आंसर है, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। तो आप यस नो में भी आंसर देख सकते हैं कि आपका जो आंसर आपने मैच किया होगा वो सही है या गलत है, वो आप मुझे बता सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 3, कविता के अंत तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है? तो कविता आपने भी सुनी है, आपने भी पढ़ी, आपने भी समझी है। तो कविता के अंत में आपको क्या समझ में आया? इसी तरह से जो उसमें पात्र था, एक बच्चा था जिसका नाम राहुल था, उसको उस पोयम में, उस कहानी में लास्ट में आते आते क्या समझ में आने लगा? ऑप्शन पे नज़र मार लेते हैं। न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए, आखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए, जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। तो लास्ट में आते आते बच्चे को क्या समझ में आया होगा? वैसे चारों ऑप्शन में देख सकते हैं आप मीनिंग। देखो, न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए,
निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए। उसकी माँ ने भी उससे कहा था कि भाई तू निडर होकर अपना फैसला सुना। आखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए। जो शिकारी होते हैं, पशु पक्षियों को मारते हैं, उनका विरोध करना चाहिए। और जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जानवर एक बिल्कुल कह सकते हैं निर्दोष प्राणी है, जिसको हमें तंग नहीं करना चाहिए, मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, उसको किसी भी स्थिति में जो है उसको परेशान नहीं करना चाहिए, और अगर कोई परेशान कर भी रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो कविता के अंत में देख लेते हैं बच्चे को क्या समझ में आने लगा। आपके हिसाब से क्या उत्तर है, पहले आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसको। मेरे हिसाब से इसका उत्तर होना चाहिए क, कि न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। क्योंकि न्याय जब हम करते हैं तो सिर्फ हम सही और गलत पे ही नहीं फोकस करते, उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो उसका दोषी है उसको सज़ा मिले, और जो निर्दोषी है उसके साथ करुणा का व्यवहार करना चाहिए। तो अपना उत्तर चेक कर लेते हैं हम एक बार। देखिए, क ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। आप अपना आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर सकते हैं, सही है या गलत है वो बता सकते हैं कि आपने क्या उत्तर लगाया था इसका निशान। आगे चलते हैं बच्चों, ये भी प्रश्न जो है पाठ से ही है। कविता हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो हो सकता है बच्चों कि आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स ने किसी और जो ऑप्शन है उस पे आंसर पे टिक लगाए हो, क्योंकि उनकी समझ से उनका आंसर कुछ और हो सकता है और आपकी समझ से आपका आंसर कुछ और हो सकता है, तो मिसमैच भी हो सकता है। तो आप अपने मित्रों के साथ ये चर्चा करके बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। ठीक है, तो आपने यही उत्तर क्यों चुने देख लेते हैं। मैंने ऊपर दिए गए उत्तर इसलिए चुने क्योंकि कविता का मुख्य उद्देश्य राहुल को नैतिक मूल्य सिखाना है। माँ की कहानी करुणा और न्याय पर आधारित है, जो बच्चे में सही गलत की समझ विकसित करती है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। देखो क्या बता रहे हैं इसमें, क्यों आपने ये उत्तर क्यों चुने थे। क्योंकि जब कभी भी बच्चों हम कहानी सुनते हैं, बचपन में आपने भी सुनी थी, तो हर कहानी का एक मकसद होता है, एक उसमें सीख दी जाती है। तो इसमें भी जो माँ अपने बच्चे को कहानी सुना रही है वो एक्चुअली क्या है, उसको कुछ सिखाना चाहती है, उसको कुछ सीख देना चाहती है कि वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसका जो जीवन है, व्यवहार है, उसको कैसे उसको व्यवहार अपने करने चाहिए, दूसरों के साथ कैसे उसको रहना चाहिए। तो एक्चुअल में उसको जो है उसकी माँ नैतिक मूल्यों पे विशेष तौर पर प्रभाव दे रही है, विशेष रूप पर उसे नैतिक मूल्य सिखाना चाहती है कि आगे जाके जब उसका बच्चा बड़ा होगा, समाज में जाएगा, लोगों से मिलेगा जुलेगा, तो उसको नैतिक मूल्यों की समझ होनी चाहिए और सही गलत की समझ भी होनी चाहिए। इसीलिए माँ ने ये कहानी करुणा और न्याय के ऊपर उसकी कहानी थी, जो कि बच्चे को सही गलत की अच्छे से पहचान करा सके और उसकी समझ विकसित हो सके कि बच्चा आगे जाके लाइफ में कैसे अपना जीवन, कैसे अपना व्यवहार करेगा लोगों के साथ। आगे करना है मिलकर करें मिलान। मिलान आपको बच्चों पता है कि हम मिलान कैसे करते हैं। एक साइड की लाइन दी होती है, दूसरी साइड में उसके आंसर ढूंढ करके हमें लाइन से उसको मैच करना होता है। ठीक है, उसको मिलान करना कहते हैं। तो देख लेते हैं इसको कैसे करना है। कि इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा है। बिल्कुल सही है, कविता के रूप में ही हमने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को सुना भी है, पढ़ा भी है, समझा भी है। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की एक कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं माँ, पुत्र और पिता कौन है? अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें पहचान कर सुमेलित कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो इस कहानी में आपने 3 पात्र देखे, माँ, पुत्र और तीसरे थे पिता। ठीक है, आपको जो कहानी की आप व्याख्या पढ़ोगे, कहानी में पोएम में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि माँ कौन है, यहाँ पर पुत्र कौन है, पिता कौन है। तो देख लेते हैं इसको कैसे मैच करेंगे। पात्र इसमें दे रखे हैं बेटा, माँ, तात इसका मतलब पिता। ये शब्द किन के लिए आए हैं, बेटा किसके लिए आया है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं सारे। फर्स्ट आपको दे रखा है यशोधरा, एक राजकुमारी सिद्धार्थ की पत्नी। सेकंड है आपके पास सिद्धार्थ, एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। थर्ड नंबर पे है सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल। ठीक है, तो इनके आंसर देख लेते हैं बेटा। नंबर 1 पे है बेटा, बेटा को मैच किया है हमने सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल से, क्योंकि हमने इस पोएम में जो पढ़ा था तो बेटे का नाम क्या बताया था? राहुल। ठीक है, जो कि सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र हैं। सेकंड नंबर पे माँ कौन है यहाँ पर? जो कि एक यशोधरा, एक राजकुमारी हैं और सिद्धार्थ की पत्नी है। ठीक है,
थर्ड नंबर पे तात मतलब पिता, वे कौन है? सिद्धार्थ, एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये आपको तीनों मैचिंग करवा दी हैं। आगे है पंक्तियों पर चर्चा। तो कविता में से कुछ पंक्तियां आपके सामने दी हुई हैं, उसके बारे में चर्चा करना है, उसके बारे में डिस्कस करना है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका अर्थ समझ में आया और क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। ठीक है, लाइनें देख लेते हैं, पंक्तियां देख लेते हैं कौन सी हैं। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। ये लाइनें आपको एक्सप्लेनेशन, आप कविता देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये उसमें एक्सप्लेन करके बता रखी हैं। इन पंक्तियों को देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इनका क्या अर्थ है। कि इन पंक्तियों का अर्थ है कि अगर कोई निर्दोष को मारता है तो दूसरों को उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षक है उसे भक्षक, इसका मतलब हिंसक, पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपको राह पे भी, मैंने आपको बताया भी था कविता पढ़ाते समय, कि अगर आपके सामने भी कोई ऐसा एक्सीडेंट आ जाता है कि जिसमें कोई व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति को मार रहा है या किसी जानवर की पिटाई कर रहा है या उसको तंग कर रहा है, तो हमें उसकी रक्षा बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि करनी चाहिए। जिससे भक्षक, भक्षक मतलब हिंसक, जो उस जानवर को या इंसान को तंग कर रहा है, मार रहा है, उस पर रक्षक की विजय प्राप्त होनी चाहिए। रक्षक को हमेशा ही जीतना चाहिए और उस जो कमज़ोर प्राणी है, कमज़ोर जानवर है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। आगे, न्याय हमेशा दया के साथ होना चाहिए, अर्थात न्याय करने वाला दयालु होना चाहिए। यह पंक्ति राहुल के विचार को दर्शाती है कि निर्दोष की रक्षा और दया के साथ न्याय करना सही है। ठीक है, तो जो भी कोई न्याय कर रहा है वो दयालु होना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि दया के बिना न्याय नहीं हो सकता। न्याय करते समय उस प्राणी को, उस व्यक्ति को दयालु ज़रूर होना चाहिए, तभी वो सही न्याय कर सकता है और कमज़ोर प्राणी का साथ दे सकता है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपनी पंक्तियां देख लेते हैं। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। तो इन पंक्तियों में जैसे मोटा मोटा हमने पढ़ा भी था, क्या था कि भी दोनों में सदैव और निर्दय, सदैव मतलब उनके तात और निर्दय मतलब आखेटक, उनमें विवाद छिड़ गया। दोनों जो है पक्षी को लेकर के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहस हो रही है। उभय आग्रही थे स्व विषय में, दोनों ही अपने विषय को लेकर के मतलब तने हुए थे कि भाई ये पक्षी मेरा है, और आखेटक बोल रहा था ये पक्षी मेरा है। तो ये बात न्यायालय में चली गई, राजा के पास चली गई, और वहाँ जाकर कि ये जो लड़ाई जो दो व्यक्तियों के बीच में चल रही थी वो जो है सभी के सामने आ गई। इसका उत्तर देख लेते हैं, इन पंक्तियों का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि दयालु जो पक्षी को बचाना चाहता था और निर्दयी मतलब आखेटक के बीच विवाद हो गया। बताया था ना आपको, दयालु मतलब जो राहुल के पिता थे सिद्धार्थ, वो दयालु थे क्योंकि वो पक्षी को बचाना चाहते थे, और निर्दयी कौन था? आखेटक, जो जिसने पक्षी को घायल किया था। तो दोनों के बीच में विवाद छिड़ गया, बहस छिड़ गई दोनों के बीच में। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। मामला न्यायालय में गया, जहां सभी ने कहानी सुनी और समझा। ठीक है, तो पहले ये बात जो थी दो व्यक्तियों के बीच में थी, पिता और आखेटक के बीच में। ठीक है, अब ये जो झगड़ा है वो फैसला कहाँ पहुंच गया भाई? ये झगड़ा कहाँ पहुंच गया? न्यायालय में पहुंच गया, जहाँ पर जो सभी लोग जुड़े हुए थे वहाँ पर थे, उन सभी ने ये कहानी सुनी और इसको समझा। यह दर्शाता है कि जब दो पक्ष सहमत नहीं होते तो न्यायालय में न्याय की मांग की जाती है। तो न्यायालय में बच्चों केस वगैरह या लड़ाई झगड़ा कब जाता है? जब उन दोनों पक्षों में कोई भी तालमेल या कोई भी न्याय नहीं होता है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं कंटिन्यू और कोई भी फैसला नहीं हो पाता है। तो जो कोई भी ऐसा केस होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो कहाँ आता है बच्चों? न्यायालय में जाता है, ताकि उसका फैसला हो सके। आगे है सोच विचार के लिए, मतलब आपको इसका आंसर सोचने के ऊपर, सोच करके और विचार करके इसका आंसर बताना है हमें। कि बता रहे हैं कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। ठीक है, तो है प्रश्न आपके सामने, आपके विचार से इस कविता में कौन कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है? आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? तो इस पूरे प्रश्न में दो प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों, कि आपको इस कविता में कौन कौन सी पंक्तियाँ सबसे महत्वपूर्ण लगी। इसका मतलब कौन कौन सी पंक्ति, कौन कौन सी लाइनें जो है हमें सबसे अच्छी लगी और महत्वपूर्ण थी, कि जिनसे हमें कुछ सीखने को मिला। और वही पंक्तियाँ आपको
क्यों महत्वपूर्ण लगी। ठीक है, इन दोनों का आंसर हमें बताना है। उत्तर देख लेते हैं। मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है न्याय दया का दानी। अब कारण भी बताना है कि भाई क्यों क्यों आपने पसंद करी इसको, इस पंक्ति को आप महत्वपूर्ण क्यों बता रहे हैं। तो कारण देखते हैं। यह पंक्ति कविता का मुख्य संदेश देती है कि न्याय हमेशा करुणा के साथ होना चाहिए। क्योंकि जो स्टार्टिंग से हम कहानी पढ़ रहे थे उसमें लड़ाई झगड़ा बताया था, पक्षी घायल बताया था, तो एंड में आते आते स्पेशल बात ये बताई गई, इसमें स्पेशल सीख ये दिखाई गई कि इस पंक्ति में हमें ये पता पड़ता है कि इस पूरी कहानी का जो सार है, पूरी कहानी का जो संदेश है, वो इसी लाइन में छिपा हुआ है कि न्याय हमेशा करुणा के साथ होना चाहिए, कि न्याय हमेशा दयालु के साथ होना चाहिए, दया के साथ होना चाहिए, तभी वो न्याय कहलाया जाएगा। क्योंकि निर्दयी व्यक्ति कभी भी न्याय नहीं कर सकता। ख प्रश्न देख लेते हैं। अखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ था। ठीक है, तो अखेटक और बच्चे का जो पिता था उसके बीच में बहस क्यों छिड़ी थी, क्यों तर्क वितर्क हुआ था, दोनों क्यों झगड़ा कर रहे थे, उसका उत्तर देना है हमें। उत्तर देख लेते हैं। अखेटक और बच्चे के पिता जो कि सिद्धार्थ थे के बीच तर्क वितर्क इसलिए हुआ क्योंकि अखेटक ने एक निर्दोष हंस को तीर मारकर घायल कर दिया था। बिल्कुल, क्योंकि हंस का कोई कसूर ही नहीं था, वो तो आराम से अपने मतलब आसमान में उड़ रहा था। तो अखेटक ने क्या किया, हंस को तीर मारा और उसको घायल कर दिया। तो उसमें हंस का तो कोई कसूर ही नहीं था। सिद्धार्थ ने हंस को बचाया और उसका इलाज किया। ठीक है, तो सिद्धार्थ यहाँ पे कौन थे भाई, बच्चे के पिता थे। उन्होंने हंस को देखा, घायल पक्षी जो है अचानक से उनकी गोद में आके गिरा था, तो उसको बचाया उन्होंने। अखेटक ने घायल हंस को वापस मांगा। क्यों मांगा, क्योंकि उसने उसको घायल किया था। तो अखेटक इस बात पे अड़ गया, इस बात की बहस कर रहा था कि ये जो पक्षी है जिसको मैंने घायल किया है हंस को, वो मेरा है। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे देने से इनकार कर दिया। उसने साफ मना कर दिया कि तुमने तो इसको घायल किया है, बट मैंने इसकी जान बचाई है, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस घायल हंस को आपको नहीं दूंगा, क्योंकि वे निर्दोष की रक्षा करना चाहते थे। निर्दोष क्यों बोला गया, निर्दोष किसको बोला गया बच्चों, हंस को बोला गया, क्योंकि हंस का इसमें कोई भी दोष नहीं था कि उसको कोई घायल करे। इसीलिए सिद्धार्थ ने कहा कि भाई मैंने निर्दोष जानवर की रक्षा की है। तो दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे, जिसके कारण विवाद हुआ। तो मेन रीज़न क्या था, दोनों के बीच में जो तर्क वितर्क चल रहा था, विवाद चल रहा था, झगड़ा हो रहा था, कि दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। वो अखेटक उस पक्षी को इसलिए ले रहा था क्योंकि उसने उसे घायल किया था, और सिद्धार्थ उस पक्षी को इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी। तो इस कारण से इस बात पे दोनों के बीच, अखेटक और बच्चे के पिता के बीच में तर्क वितर्क हो रहा था। ग प्रश्न देखते हैं बच्चों। माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा। अब माँ ने राहुल से भी एक प्रश्न करा था कि भैया बता, अब कहानी मैंने तेरे को बता दी, पूरी सुना दी, तो बता अब इसका निर्णय अगर तू होता उस जगह पर तो क्या करता। तो इसका उत्तर कैसे देता है राहुल। माँ ने राहुल से राहुल तू निर्णय कर इसका इसीलिए कहा ताकि वह स्वयं सोच विचार करके सही और गलत का निर्णय ले सके। तो माँ की पूरी कोशिश यही थी कि ये कहानी मैं क्यों सुना रही हूँ। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो पहले कहानियाँ सुनते थे अपनी दादी नानी से, उस हर कहानी में हमें कोई ना कोई सीख मिलती थी। तो इस कहानी के थ्रू भी माँ जो है अपने बच्चे को सीख देना चाहती है कि वो अच्छे से सोच विचार करके सही और गलत का निर्णय ले सके, और अपनी लाइफ में भी आगे कभी भी सोचने विचार करके हमेशा सही और गलत का सही निर्णय ले सके और पहचान सके कि सही क्या है, गलत क्या है। तो माँ चाहती थी कि राहुल कहानी से नैतिक शिक्षा ग्रहण करे और करुणा व न्याय के महत्व को समझे। तो सही गलत की नॉलेज ले सके, साथ में जो है नैतिक शिक्षा का उसे ज्ञान मिले, और करुणा और न्याय के महत्व को समझे कि करुणा और न्याय से ही ज़िंदगी आगे हमारी बहुत अच्छी कट सकती है। और करुणा और न्याय के महत्व को उसे समझाना चाहती थी अपने इस कहानी के थ्रू। आगे घ क्वेश्चन देखते हैं। यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते। आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था। अब इसमें ये क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है कि अगर हम उनके पिता की जगह उपवन में हम होते तो घायल हंस की हम किस प्रकार से सहायता करते और उसके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था। बच्चों आप अपनी समझ से भी इसका आंसर दे सकते हैं, बाकी उत्तर देख लेते हैं इसका। अगर मैं उपवन में होता तो मैं घायल हंस को उठाकर उसका इलाज करता, जैसे कि उसके घाव को साफ करके उसे सुरक्षित स्थान पर रखता। मैं अखेटक से कहता कि निर्दोष
प्राणी को मारना गलत है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब कोई हमारे सामने कोई घायल जानवर है, पक्षी है, कुछ भी, अगर इंसान भी है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके घाव को, जहाँ उसको चोट लगी है, उसको थोड़ा बहुत साफ़ करके, अच्छे से पानी से साफ़ करके, अगर उस पे दवाई लगा सकते हैं तो दवाई लगाते। इसी तरह से घायल हंस को भी, अगर हम उस जगह उपवन में होते तो हम घायल हंस को उठाकर उसका इलाज करते। जैसे कि उसके घाव को साफ़ करना, उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाना ताकि उसे कोई भी डर भय ना रहे कि कहीं और कोई और आकेटक जो है उसको घायल कर सकता है या मार सकता है। तो उसको बिल्कुल सेफ फ़ील करवाते। और मैं आकेटक से कहता कि निर्दोष प्राणी को मारना गलत है, और हम आकेटक को भी समझाते कि भाई ऐसे निर्दोष को नहीं मारना चाहिए, उसकी क्या गलती थी जो आपने उसको घायल किया। तो इस चीज़ से बात करके जो उसको समझाते। न्याय के लिए क्या करते, मैं दोनों पक्षों, आखेटक और हंस को बचाने वाला की बात सुनता। चूंकि हंस निर्दोष था, मैं हंस को बचाने वाले का पक्ष लेता और आखेटक को समझाता कि हिंसा गलत है। न्याय में दया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और हंस को आज़ाद करना सही होता। न्याय के लिए ये हम आंसर लिख सकते हैं कि भाई हम दोनों पक्षों को, जो आखेटक था और जो बचाने वाला, हंस को बचाने वाला था, दोनों की बातों को सुनना चाहिए। क्योंकि हंस जो है निर्दोष है, हंस की तो कोई गलती है नहीं, तो हंस को बचाने का पक्ष लेते ताकि हंस की जो है रक्षा की जा सके, उसको बचाया जा सके। और आखेटक को समझाते कि हिंसा करना गलत है, स्पेशली तब जब कोई आपके सामने बिल्कुल निर्दोष पक्षी है, उसके ऊपर तो हिंसा करना बहुत ही गलत बात है। न्याय में दया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए हमेशा। न्याय जब भी आप करें बच्चों, तो दया को सबसे पहले, सबसे प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा दया को देनी चाहिए और हंस को उसके बाद आज़ाद करना सही होता। ड प्रश्न, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है। ठीक है, तो इस कविता में पूरे में जब हम बातचीत उनकी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो माँ और बेटे के बीच में जो बातचीत हो रही है उनसे उनके बारे में क्या क्या पता चलता है ये बताना है। संकेत हमें दे रखा है कि हम किस चीज़ की मदद ले सकते हैं। कि कविता पढ़कर आपके मन में माँ बेटे के बारे में जो चित्र बनता है, जो भाव आते हैं या जो बातें पता चलती हैं, उन्हें भी लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम पोएम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, तो एक इमेजिनेशन हमारे दिमाग में चलती है। उस कविता को हम चित्र के रूप में इमेजिन करते हैं, उसको देखते हैं अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर। तो आप में संकेत दे रखा है कि आप इस कविता में जो इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे, वो कविता में आए हुए जो मन के आपके भाव थे, आपके मन में जो चल रहा था उन दोनों के प्रति, वो भी वाक्य लिख सकते हैं। इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। माँ बहुत दयालु, बुद्धिमान और शिक्षक की तरह थी, क्योंकि वो अपने बच्चे को शिक्षा के रूप में ही कहानी सुना रही थी। दयालु भी थी, पक्षी के प्रति वो दया भाव रखती थी, बुद्धिमान भी थी, बहुत समझदार भी थी, ताकि बीच बीच में उसने अपने बच्चे से प्रश्न पूछे थे ना बच्चों, तो इससे पता पड़ता है कि उसकी माँ बुद्धिमान भी, दयालु और शिक्षक की तरह, जैसे आपकी क्लास में बच्चे टीचर पढ़ाते हैं तो बीच बीच में क्वेश्चन करते हैं, तो उसी तरह से माँ भी अपने बच्चे से शिक्षक की तरह क्वेश्चन पूछ रही थी। वह अपने बेटे को कहानी के माध्यम से नैतिक मूल्य सिखाना चाहती थी, है ना। तो ये प्रश्न हमने पहले भी उत्तर में देखा था कि वो अपने बेटे को इस प्रकार की कहानी क्यों सुना रही थी, क्योंकि वो अपने बच्चे को नैतिक मूल्य सिखाना चाहती थी। वह राहुल को सोचने और निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो बाद में लास्ट में बोलती है ना कि बता भाई तेरा क्या निर्णय होता अगर मान लो इस सिचुएशन में तू होता। तो वो उसमें वो चाहती है कि राहुल को सोचने और निर्णय, अपना डिसीजन लेने की भी पावर मिले, और उसे प्रोत्साहित करती है कि वो सही गलत का निर्णय खुद से ले सके। तो इस कहानी के थ्रू, इस बात के थ्रू दोनों माँ और बेटे के बारे में इस चीज़ का हमें पता चलता है बच्चों। आगे बेटा जो है क्या बोलता है, राहुल जिज्ञासु और उत्सुक है, क्योंकि उसमें प्रश्न हमने पूछा था भाई माँ के बारे में बताना तो बेटे के बारे में बताना है। तो बेटा कैसा है, जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब बहुत उत्साहित होकर के और बहुत क्यूरियोसिटी से वो मतलब कहानी सुनना चाहता है, उत्सुक भी है कहानी के प्रति। वह बार बार वही कहानी सुनना चाहता है जिससे उसका कहानी के प्रति प्रेम झलकता है, क्योंकि बार बार वो लाइन में बोल रहा है ना कि माँ यही कहानी, माँ यही कहानी। तो इस तरह से वो उस कहानी को बार बार सुनना चाहता है, उसी कहानी पे प्रेशर डाल रहा है जिस कहानी के प्रति उसका प्रेम झलकता है। वह कहानी सुनकर नैतिकता और दया के बारे में भी सीखता है और अंत में अपनी समझ व्यक्त करता है। पहले तो वो शांति से कहानी सुनता है पूरी, और लास्ट में उसको जो समझ में आता है, उसका जो मन कहता है, निर्णय करता है, वो भी उसे व्यक्त करता है। अब इसमें संबंध भी क्या है देखो, माँ और बेटे के बीच प्रेमपूर्ण और शिक्षाप्रद संबंध है। प्रेमपूर्ण मतलब दोनों प्रेम से कहानी, माँ कहानी सुना रही है और बेटा सुन रहा है।
और शिक्षाप्रद क्यों है? क्योंकि ये कहानी हमें कुछ शिक्षा भी देती है। माँ धैर्यपूर्वक राहुल के सवालों का जवाब देती है और उसे सही दिशा में ले जाती है। तो जो प्रश्न राहुल अपनी माँ से पूछता है तो बहुत शांतिपूर्वक उसका जो है जवाब भी देती है उसकी माँ, और उसे सही दिशा, सही राह पर ले जाने का काम भी करती है। अब आगे आ रहा है बच्चों, अनुमान या कल्पना से, ठीक है। तो इसमें आप मतलब अपनी इमेजिनेशन पावर लेकर के इसका उत्तर आप लिख सकते हैं और अपने समूह में मिल करके चर्चा भी करनी है, ठीक है। डिस्कस कर सकते हैं इस प्रश्न के ऊपर, क्योंकि कई बार हमारा जो उत्तर होता है वो दूसरे का नहीं होता, तो इस प्रकार से डिस्कस करके हमारा सही उत्तर सामने आता है। क्या बता रहे हैं क पे? माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया, बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते? अब आपने पोएम सुनी थी जब, तो माँ ने लास्ट में जो है छोड़ दी थी कहानी, और किस पे निर्णय छोड़ दिया? बेटे पे, कि भाई अब तू बता इसका क्या निर्णय हो सकता है। इसी तरह से अगर ये कहानी आप किसी को सुना रहे हो तो कहानी को कैसे आगे बढ़ाते, उसका उत्तर हमें देना है। इस प्रश्न में उत्तर देखते हैं। अगर मैं ये कहानी सुना रहा होता तो मैं कहानी को इस तरह आगे बढ़ाता। न्यायालय में सभी ने दोनों पक्षों की बात सुनी। दयालु व्यक्ति जो कि सिद्धार्थ थे, उन्होंने कहा कि निर्दोष हंस को मारना गलत है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आखेटक ने कहा कि उसने हंस को शिकार के लिए मारा, जो उसका अधिकार है। तो बेटा जब न्यायालय में कोई भी पक्ष जाता है, कोई भी लड़ाई मतलब कोई भी बहस जाती है, वहाँ पर कोई भी झगड़ा जाता है, तो न्यायालय का ये सबसे पहला काम होता है कि दोनों पक्षों की बात सुने। तो इसमें दोनों पक्ष जो है अपना अपना साइड रख रहे थे, अपनी अपनी बात रख रहे थे। कि दयालु व्यक्ति क्या कह रहा था? दयालु व्यक्ति क्या बोल रहा था कि निर्दोष हंस को मारना गलत है, क्योंकि उसका तो कोई दोष ही नहीं था, और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जब कभी भी कोई निर्दोष व्यक्ति या निर्दोष जानवर को कोई मार रहा होता है, तंग करना होता है, तो हमारा ये सबसे पहला कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें। आखेटक अपनी सफाई में क्या बोल रहा था? कि उसने हंस को शिकार के लिए मारा था, जो कि उसका अधिकार है कि वो शिकार कर सकता है। आगे, न्यायाधीश ने दया और नैतिकता को प्राथमिकता दी। तो न्यायाधीश ने दया को सबसे पहले देखा और नैतिकता को, कि क्या इसमें कौन सा काम जो है, कौन सा पार्ट जो है नैतिकता के साथ अपना काम कर रहा है। और फैसला क्या सुनाया? कि हंस को आज़ाद किया जाए, क्योंकि उसकी उसमें कोई गलती थी ही नहीं। आखेटक को समझाया गया कि हिंसा छोड़कर करुणा अपनाए। तो उसको भी मतलब नसीहत दी गई कि भाई आप हिंसा नहीं करोगे और आगे से करुणा अपनाओगे। हंस ठीक होकर आकाश में उड़ गया और सभी ने इस फैसले की प्रशंसा की। तो ये कहानी बच्चों इस तरह से मतलब समाप्त हम लोग कर सकते हैं कि भाई दोनों पक्षों का हमने बात सुनी और जो भी हमें सही लगा, जिसके लिए हमें जो निर्णय करना था सही के तौर पे, वो हमने निर्णय करके हंस को जो है आज़ाद कर दिया। और जो आखेटक था उसको भी एक नसीहत दी कि भाई आगे से कोई आप हिंसा वाला काम नहीं करोगे और करुणा ही अपनाओगे। आगे चलते हैं बच्चों, देख लेते हैं। मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस में क्या क्या बातचीत हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे को क्या क्या तर्क दिए होंगे। ठीक है, तो आपको एक सामने इस क्वेश्चन में एक सिचुएशन दे रखी है कि हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। ठीक है, तो कल्पना करो कि हंस और तीर से घायल जब किया गया तो उसमें और हंस में, आखेटक और हंस में क्या क्या बातचीत हुई होगी और क्या क्या एक दूसरे को दोनों ने तर्क दिए होंगे कि भाई क्यों मारा। हंस पूछ रहा होगा भाई मेरे को क्यों मारा, और उसने भाई आंसर दिया कि मैंने क्यों मारा। तो इस तरह से क्या बातचीत हुई है उसको इमेजिन करके, कल्पना करके आपको उत्तर देना है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं बच्चों। उत्तर है, हंस बोल रहा है, हे आखेटक तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तो निर्दोष हूँ और केवल आकाश में उड़ रहा था। बिल्कुल सही बात है, हंस यही चीज़ बोलेगा कि भाई तुमने मुझे क्यों तीर मारा, मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, मैं तो आराम से आकाश में उड़ रहा था। तो आखेटक इस पर क्या बोलेगा? मैं एक शिकारी हूँ और शिकार करना मेरा काम है, क्योंकि उसका प्रोफेशन ही क्या है, शिकार करना, और वो एक शिकारी है। तो शिकारी का काम क्या होता है बच्चों? शिकार करना। वो अपनी सफाई में क्या बोल रहा है कि मैं तो शिकारी हूँ और शिकार करना मेरा काम है। तुम मेरे निशाने पर आ गए इसीलिए मैंने तीर चलाया, कि भाई मैंने निशाना बांधा और तुम मेरे निशाने पर आ गए तो मेरा तीर तुमको लग गया। हंस आगे क्या बोल रहा है? पर मेरा क्या अपराध था? मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। सभी प्राणियों को जीने का अधिकार है। बिल्कुल करेक्ट।
कि भाई हंस अपनी जगह पे बिल्कुल सही बोल रहा है कि जब मैंने तुम्हारा कोई नुकसान ही नहीं करा, मैंने तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाई, तो तुम मेरे को क्यों मारोगे? मेरा अपराध तो पहले बताओ कि जब तुमने मुझे मेरा शिकार किया तो किस कारण से किया? और सभी प्राणियों को जीने का पूरा-पूरा अधिकार है। बिल्कुल, भगवान ने जब जीवन दिया है किसी भी प्राणी को तो उसको पूरा अधिकार है कि वो अपना जीवन जिए। किसी दूसरे का कोई अधिकार नहीं है कि वो उसको मारे। वो अपना अपराध पूछ रहा है नाखेटक से कि मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया और मुझे तुमने क्यों मारा? क्या अपराध था मेरा? क्योंकि सभी प्राणियों को जीने का अधिकार है। अब आगे आखेटक क्या कहता है बच्चों कि यह जंगल है और यहाँ शिकार करना स्वाभाविक है। मुझे तुम्हारा मांस चाहिए। तो अपनी सफाई में क्या कह रहा है कि भाई ठीक है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हें क्यों मारा? क्योंकि तुम जंगल में हो। जंगल एक ऐसी जगह है, वहाँ पर शिकार करना स्वाभाविक है कि कोई जानवर को मारता है, कोई पक्षी को मारता है और मुझे तुम्हारा मांस चाहिए था। तो हंस आगे क्या बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी पीड़ा नहीं दिखती कि तुमने जब मुझे तीर मारा है, जिस तीर ने मुझे पीड़ा दी है, तो क्या उससे होने वाली पीड़ा तुम्हें नहीं दिखती मुझे कि मैं परेशान हो रहा हूँ, पीड़ित हो रहा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, तो ये तो तुम्हें दिख रहा है ना। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए मेरे साथ? दया करनी चाहिए और मुझे बचाना चाहिए। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं ताउम्र, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा और ये मदद मैं तुम्हारी कभी नहीं भूलूंगा। लास्ट में आखिर तक क्या बोल रहा है? मुझे दया की नहीं, अपने शिकार की ज़रूरत है, क्योंकि उसका काम ही क्या है बच्चों? शिकार करना। वो एक शिकारी है। तो आखिर तक लास्ट में फाइनल क्या कहता है कि मुझे दया की नहीं, अपने शिकार की ज़रूरत है। जो मैंने तुम्हें मारा है तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे ऊपर दया वगैरह नहीं करनी, मुझे अपना शिकार चाहिए। तो ये दोनों में आपस में तर्क वितर्क हो सकता है। ग प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई है, आप भी उसके एक पात्र हैं। पात्र मतलब कैरेक्टर। आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों? ठीक है, तो आपको भी इस कहानी का एक पात्र बनने का मौका दिया जा रहा है इस प्रश्न में बच्चों कि आप तुम कौन सा पात्र बनोगे, ये डिसाइड करके आपको बताना है। सबसे पहला है तीर चलाने वाली पक्षी, पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति, न्यायाधीश, कोई अन्य पात्र जो आप कहानी से जोड़ना चाहते हैं। तो आपको एक अलग से ऑप्शन भी दे दिया कि अगर इस पोयम में आने वाले पात्र आप नहीं बनना चाहते तो कोई अन्य पात्र भी बन सकते हो जो कि कहानी से जुड़ सके। ठीक है, तो आप इसका उत्तर क्या दे सकते हैं? आप अपने हिसाब से बताइए कि भाई आप क्या पात्र चुनना चाहेंगे और क्यों चुनना चाहेंगे। मैंने जो उत्तर मतलब चुना है, जो मुझे लगता है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहूँगा। भाई कारण भी देना है क्यों बनना चाहूँगा। कारण क्या है बच्चों? यह पात्र दयालु और नैतिक है, जो निर्दोष हंस की रक्षा करता है। मैं भी निर्दोष प्राणियों की मदद करना चाहता हूँ और हिंसा के खिलाफ खड़ा होना चाहता हूँ। यह पात्र करुणा और न्याय का प्रतीक है जो मुझे प्रेरित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यह पात्र मतलब क्यों बनना चाहता हूँ भाई मैं? क्योंकि दयालु और नैतिक से भरा हुआ ये पात्र है जो कि निर्दोष हंस की रक्षा करता है, जिसका कोई दोष भी नहीं है, और उस हंस को बचाता है, उसको उसका मतलब इलाज करता है, उसको ठीक करता है। आगे निर्दोष प्राणियों की मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये जो बिहेव है वो आगे जा कर के निर्दोष प्राणियों की मदद करने के काम आएगा। और हिंसा के खिलाफ खड़ा होना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी जो कोई भी हिंसा कर रहा है उसके खिलाफ मैं खड़ा होना चाहता हूँ। और यह पात्र करुणा और न्याय का प्रतीक है जो मुझे प्रेरित करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, यह पात्र क्यों चुना गया? क्योंकि यह पात्र करुणा और न्याय का प्रतीक है जो कि हर इंसान को प्रेरित करता है कि अपनी लाइफ में वो हमेशा करुणा और न्याय के प्रतीक के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे। अब संवाद यहाँ पर आते हैं। संवाद क्या होती है बच्चों? बातचीत। तो इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद किया गया है, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा है यह नहीं बताया गया है। आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए कि कौन सा कथन किसने कहा है और उसे दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। उदाहरण के लिए माँ और पुत्र का एक एक कथन दिया गया है। ठीक है, ये आपका जो फोटो आ रखी है, पिक्चर आ रखी है, वो आपकी बुक में दी हुई है। तो एक एक कथन इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बता रखा है हमें। पहला कथन है माँ कहे एक कहानी। तो माँ के द्वारा कहे गए कथन, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो ये लाइन आपको पता है पोएम में किसने कही थी बेटा? माँ ने कही थी। और यहाँ पर जो लाइन है पहली वाली, माँ कहे एक कहानी, वो किसने कही थी? पुत्र ने कही थी। तो हमें इन दोनों करेक्टर के बोले हुए कथनों को, कथन मतलब होता है वाक्य जो कि माँ ने कही है और बेटे ने कही है, तो वो हमें इन कथनों में नीचे लिखनी है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो बच्चों है ही आपके सामने बुक में किया हुआ है। माँ कहे एक कहानी और माँ के द्वारा बोला गया है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी।
आगे देख लेते पुत्र द्वारा क्या वाक्य बोला गया है कि माँ तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कहे कहानी। तो इस पूरी पोएम में बच्चों हमें यही बताना है कि पुत्र द्वारा क्या बातें बोली गई हैं और माँ के द्वारा क्या बातें बोली गई हैं। सेकंड में देख लेते हैं माँ के द्वारा बोले गए कथन। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी। आगे तीसरे नंबर पे लिख सकते हैं हम, पुत्र द्वारा बता रही हूँ मैं, जहाँ सुरभि यही कहानी। फिर माँ क्या बोलती है, वर्ण वर्ण के फूल लहराता था पानी। चौथे नंबर पे लिख सकते हैं, लहराता था पानी यही कहानी। माँ के द्वारा बोले गए कथन, गाते थे खग पक्षी की हानि। फिर पुत्र द्वारा बताएंगे, हुई पक्ष की हानि भरी कहानी। माँ के द्वारा बोले गए कथन बेटा, चौंक उन्होंने उसे लक्ष्य सिद्धि का मानी। छठे नंबर पे क्या लिख रहे हैं, लक्ष्य सिद्धि का मानी कठिन कहानी। और माँ के द्वारा कही गई बात, मांगा उसने आहत पक्षी हट करने की ठानी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं नंबर 7 पे क्या बता रहे हैं, पुत्र द्वारा कहे हुए कथन। हट करने की चली कहानी, माँ द्वारा क्या बोला गया है, हुआ विवाद सभी ने जानी। नंबर 8 पे सुनी सभी हुई कहानी, माँ क्या बोल रही है फिर आगे, राहुल तू निर्णय पक्ष लेता है किसका। ठीक है। नंबर 9 पे माँ मेरी क्या बानी, बच्चों ये बानी शब्द है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। दया का दानी, माँ क्या बोलती है, न्याय दया का तूने सुनी कहानी। ठीक है, ये लाइनें आप बुक में से भी लिख सकते हैं, कविता में से भी, कि पुत्र ने कौन कौन से कथन बोले, कौन कौन सी बातें बोली हैं और माँ ने क्या कहा। आगे आता है बच्चों शब्दों के रूप। ठीक है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता में से चुनकर लिखिए। प्रकृति से जुड़े शब्द का मतलब क्या है बच्चों, कि जिन शब्दों से हमें प्रकृति के बारे में पता पड़ रहा है, जो शब्द आपको पढ़ के ये लगता है कि वो प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, तो वो शब्द ढूंढ ढूंढ के हमें इस पेज पर लिखने हैं। तो प्रकृति का एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है उपवन। ठीक है, इसके अलावा और एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, सुरभि, झोंके, पानी, हिम बिंदु, अग और फूल। ठीक है, ये सारे आपको वर्ड्स पढ़ के आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि ये सारे शब्द जो हैं प्रकृति से रिलेट करते हैं, प्रकृति मतलब नेचर से। ठीक है, तो ये आपका ये पेज पूरा हो गया। यहाँ पे आगे है शब्दों के रूप। नीचे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, मतलब कुछ लाइनें आपको दी गई हैं, मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाइए। तो पहले हमने जो एक बार रेखा खींच के जो काम किया था, प्रश्न किया था, उसी तरह से ये भी प्रश्न आपके सामने है कि हमें लाइनें खींच के हमें बताना है कि कौन सी लाइनें जो है किससे मैच करती हैं, वो हमें आंसर इसमें करके दिखाना है। फर्स्ट है आपका, कहती है मुझसे यह चेटी, तो इसको हम किससे मिला रहे हैं, नंबर 7 की लाइन से। यह सेविका मुझसे यह कहती है, चेटी मतलब क्या होता है बच्चों, सेविका। ठीक है, नंबर 2 की लाइन किससे मिलाएंगे, तू है हठी मानधन मेरे, ये नंबर 9 की लाइन से मिलेगा बच्चों। है मेरे पुत्र तू बहुत हट करता है, हट मतलब होता है जिद। तीसरे नंबर की लाइन किससे मिलाएंगे, देखो, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, इसको नंबर 5 की लाइन से मिलाएंगे। हिम कण ओस की बूंदे झिलमिला रही हैं। नंबर 4, गिरा विद होकर खरशर से, इसको नंबर 8 की लाइन से मिलाएंगे बच्चों। तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिर गया। आगे देखते हैं, नंबर 5 की लाइन किससे मिली है, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, किससे मिलाएंगे, नंबर 3 की लाइन से। दयालु और निर्दयी व्यक्ति में झगड़ा हुआ। ठीक है, नंबर 6 की लाइन, कह दे निर्भय जय हो जिसका, लाइन नंबर 2 से इसको मैच करेंगे। तू बिना डरे कह दे कि जीत किसकी होनी चाहिए। नंबर 7, तूने गुनी कहानी, नंबर 6 से मिलाएंगे इसको, तूने कहानी को समझ लिया है। नंबर 8 का, उभय आग्रही थे स्वयं विषय में, इसको नंबर 1 की लाइन से मिलाएंगे बच्चों, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। नंबर 9 है, तब उसने जो था खग भक्षी हट करने की ठानी, इसको नंबर 10 की लाइन से मैच करेंगे। तब उस तीर चलाने वाले ने हट करने का निश्चय कर लिया। नंबर 10 को, रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी, तो इसका आंसर नंबर 4 है। न्याय में दया सम्मिलित होती है, न्याय मारने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है। ठीक है, तो जब कोई भी
किसी को तंग करेगा, परेशान करेगा या मारेगा, उसके प्रति कभी भी न्याय नहीं होता, हमेशा बचाने वाले को न्याय मिलता है। इससे हमें इस लाइन से ये पता पड़ता है। तो सारे हमारे मैचिंग हो गए बच्चों। आगे कविता की रचना। राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। अब हमें इस पंक्तियों में जैसे हमने एक कविता पढ़ी है उसी तरह से हमें एक कविता की रचना करनी है, मतलब कविता को बनाना है। तो इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों की तरह इस पूरी कविता में अनेक स्थान पर कुछ पंक्तियां 2 बार आई हैं, है ना। जैसे राजा था या रानी, ये का एक लाइन आगे दोबारा से नीचे आ गई, राजा था या रानी, तो एक ही लाइन को 2 बार रिपीट किया है ना बच्चों। तो इस कारण कविता में पाठक को माँ बेटे की बातचीत और अच्छी तरह समझ में आ जाती है। इससे कविता के सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे कविता में माँ बेटे का संवाद दिया गया है, जिसे संवादात्मक शैली कहते हैं। संवाद मतलब क्या होता है? आपस में बातचीत करना। तो इस पूरी पोएम में आपने देखा है माँ और बच्चे जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये एक संवादात्मक शैली कहते हैं इसको। प्रकृति और काया आदि का वर्णन किया गया है, जिसे वर्णनात्मक शैली कहते हैं। अब संवादात्मक शैली क्या थी बच्चों? जब 2 या 3 जने आपस में बात करते हैं, 3 व्यक्ति 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, उसको संवादात्मक शैली कहते हैं। और जिसमें हम किसी चीज़ का वर्णन करें, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करें, इसमें किसका किया गया बच्चों? प्रकृति और कार्यों का। ठीक है, तो प्रकृति और कार्यों का जो हमने वर्णन किया है इस कविता में, इसीलिए उसको वर्णनात्मक शैली भी कहा गया है। तो इस कविता को एक बार पुनः पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। ठीक है, तो इस कविता को आपको दोबारा एक बार पढ़ना है और अपने ग्रुप में इस कविता से रिलेटेड इसकी विशेषताएं, जो इसकी क्वालिटी आपने पढ़ी है, उसको आपस में डिस्कस करना है और एक सूची भी तैयार करनी है और आपस में उसको साझा करना है। कविता की विशेषताएं क्या है बच्चों? सबसे पहले जो अभी हमने इससे पहले भी प्रश्न करा था, उसके उत्तर में संवादात्मक शैली है, क्योंकि माँ और पुत्र के बीच में इसमें बातचीत हो रही है। तो मैंने अभी बताया था कि संवादात्मक शैली क्या होती है, जिसमें हम 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति की आपस में बातचीत दिखाते हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर शैली भी है इसमें, क्योंकि पुत्र सवाल पूछता है और माँ उसका जवाब देती है। प्रकृति का वर्णन भी है बिल्कुल, क्योंकि उपवन की बात की गई है, फूल बताए गए हैं, हिम बिंदु बताया गया है, आदि का चित्रण हमें बताया गया है। पुनरावृत्ति, कुछ पंक्तियां दोहराई गई हैं, जैसे यही कहानी। तो पुनरावृत्ति मतलब एक पंक्ति को हम एक से ज़्यादा बार रिपीट करते हैं, तो उसको पुनरावृत्ति पंक्तियां कहा जाता है। इसमें देखो यही कहानी बार बार आ रहा है ना, इस पंक्ति को आप पढ़ोगे तो ये एक पुनरावृत्ति कहानी भी कही गई है। आगे है तुकबंदी, पंक्तियों के बीच में समान ध्वनियाँ। ठीक है, पंक्तियों के आप देखोगे कि समान जो शब्द आ रहे हैं, जिसकी ध्वनि जो है सेम, जिसको हम राइमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। समान तुक वाले शब्द आपके, जो जिस शब्द के जब हम बोलते हैं उन शब्दों को, तो उसको सेम उसकी आवाज़ आती है, तो उसको हम समान ध्वनि वाले शब्द या तुकबंदी शब्द बोलते हैं। आगे विपरीत शब्द भी आ रहे हैं, जैसे सदै हृदय, एक नरम दिल वाला और एक कठोर दिल वाला। कोमल या कठिन, ये भी आपस में क्या है? विपरीत शब्द हैं। नैतिक शिक्षा तो है ही है इसमें, क्योंकि इसमें सीख ही नैतिक शिक्षा की मिल रही है बच्चों इस पोएम में। करुणा और न्याय का संदेश। सरल भाषा है, बिल्कुल इसमें सिंपल भाषा यूज़ की गई है, क्योंकि कवि परिचय में भी हमने पढ़ा था कि इनके जो कवि हैं वो बिल्कुल सरल भाषा में अपनी कविताएं या पाठ लिखते हैं, ताकि पढ़ने वाले को बिल्कुल आसानी से ये पूरी, मतलब जो भी पाठ है या कविता है, वो इजीली समझ में आ जाए। तो सरल भाषा का उपयोग किया गया है, बच्चों के लिए समझने योग्य, बिल्कुल आसानी से आप पढ़ करके इजीली आप इसको समझ सकते हैं। तो ये सारी हमने इसकी विशेषताएं बताई कविता की। अब ख प्रश्न देख लेते हैं। नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं दिखाई देती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। तो अभी हमने जो विशेषताएं पढ़ी इस कविता में, उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें हमें मिलान करना है। आपके सामने आपकी बुक में ये फोटो आ रखी है, ये काम जो है एक्सरसाइज आपके सामने आ रखी है। तो इसको किससे मिलाना है? कविता की विशेषताएं बता रखी है एक तरफ, और एक तरफ आपकी कविता की पंक्तियां बता रखी है, तो दोनों में आपको मैच करना है। पहले नंबर पे है संवाद दिए गए हैं, तो इसका उत्तर है, पंक्तियां कौन कौन सी है जिसमें संवाद दिए गए हैं? माँ कहे कहानी बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। दूसरी विशेषता, पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है।
वो भी देख लेते हैं कौन सी पंक्ति है। लहरा ताता पानी हुई पक्ष की हानि। तो इसमें बच्चों ध्यान देना कि इसमें दो शब्द ऐसे आ रहे हैं जिसकी ध्वनि जो है सेम है, जैसे पानी और हानि। इसी को ही तुकबंदी शब्द कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं जिसकी साउंड सेम सेम आती है। नंबर 3 बता रहे हैं कुछ शब्द 2 बार और साथ साथ आए हैं, जैसे वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। तो देखो वर्ण वर्ण इसमें कितनी बार रिपीट हुआ है बच्चों? 2 बारी। तो यही आपकी इस पंक्ति को मैच कर रहा है। नंबर 4 कुछ विपरीतार्थक शब्द आ रखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। कौन से विपरीतार्थक? जैसे हुआ विवाद सदैव हृदय में कोमल कठिन कहानी, ठीक है। तो इसमें ये 2 शब्द ऐसे आ रहे हैं जोड़े से, जो कि कैसे हैं आपके? बोलो, ऑपोजिट शब्द हैं, ठीक है। 5वीं लाइन में देखते हैं प्रकृति का वर्णन किया गया है, बिल्कुल। कौन सी लाइन है तो ढूंढ लेते हैं। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे झलमल कर हिम बिंदु जिले थे। तो फूल कहाँ होते हैं? बोलो, नेचुरल होते हैं, नेचर में आते हैं। और ऐसे हिम बिंदु भी कहाँ आते हैं? बोलो, आपके नेचर में आते हैं। तो ये 2 शब्द आपको बता रहे हैं कि प्रकृति का वर्णन किया गया है। नंबर 6 एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए। अब कौन सी पंक्ति है ऐसी? देखो, हल्के झोंके हिले मिले थे, है ना। तो देखो है ना। तो ये दोनों शब्द जो है एक साथ एक ही लाइन में आ रखे हैं, तो यही लाइन जो है इस सेंटेंस को कंप्लीट करती है। नंबर 7 इस लाइन में क्या है बच्चों? जो बेटा है वो प्रश्न पूछ रहा है और माँ जो है उसका उत्तर दे रही है। तो कौन सी पंक्ति है? लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो ये आपका प्रश्न बन गया, है ना, और ये आपका उत्तर बन गया, ठीक है। नंबर 8 शब्द की वर्तनी बदलकर उपयोग किया गया है, जैसे झिले थे, झिलना का पुराना रूप, ठीक है। इसमें ये शब्द जो है उसको बदलकर उसका उपयोग किया गया है। आगे रूप बदलकर, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। कविता की इन पंक्तियों को निम्न प्रकार से बदलकर लिखा जा सकता है। सुनो, आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे। अब आप भी पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। तो जैसे इन्होंने लाइन चेंज करके हमें बताई है, उसी हिसाब से हमें जो है लाइनें चेंज करके बताना है, इसका उत्तर देना बच्चों। जैसे पंक्ति है हमारी, देखते हैं। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे लहराता था पानी। तो अनुच्छेद क्या था इसका? कि सुबह के समय उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, ओस की बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही थी, हल्की हवा के झोंके पेड़ों को हिला रहे थे और पास में बहता पानी लहरा रहा था। यह दृश्य बहुत ही सुंदर और शांत था। तो सुबह सुबह का आपको पिक्चर दिखाया गया है कि भाई सुबह सुबह का टाइम है, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, ओस की जो बूंदें हैं वो सूरज की रोशनी में झिलमिल बहुत अच्छी तरह रोशनी में चमक रही हैं, हल्की हवा के झोंके चल रहे हैं जो पेड़ों को हिला रहे हैं और पास में बहता हुआ पानी लहरा रहा है। यह दृश्य जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के साथ सामने आपके ऐसा दृश्य बन भी रहा होगा जो कि बहुत ही सुंदर और शांत है। आगे है कविता में विराम चिन्ह। विराम चिन्ह बच्चों आपको ग्रामर का मतलब एक सब्जेक्ट है जो कि विराम चिन्हों को कई तरह के होते हैं, इसमें बता भी रखे हैं कि माँ कहे एक कहानी। इसमें आपके अलग अलग विराम चिन्ह यूज हो रहे हैं, देखो, ठीक है। इस पंक्ति में आपको अनेक विराम चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जैसे अल्प विराम, देखो कॉमा है ना। पूर्ण विराम, जहाँ सेंटेंस आपको खत्म हो गया वहाँ लगा है। उद्धरण चिन्ह, जहाँ पर आपके देखो डबल डबल आपके मार्क लगे हुए हैं, उसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह इस कविता में अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसे यह बताना कि आपको पता है जो भी हम ऐसे लिखते हैं, अनुच्छेद लिखते हैं या कुछ भी हम कोई भी कहानी कोई भी बात लिख रहे हैं, उसमें विराम चिन्ह का उपयोग करना मस्ट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी सेंटेंस हमारा विराम चिन्ह के बिना कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें अलग अलग आपको विराम चिन्ह ढूंढ के बताने हैं कौन कौन से हैं। जैसे कविता का पाठ करते समय कहाँ थोड़ा रुकना है, तो वहाँ पर देखो कौन सा विराम चिन्ह लगा है आपका, कॉमा। कहाँ अधिक रुकना है, वहाँ पूर्ण विराम, है ना। कौन सी पंक्ति किसने कही है, वहाँ पर प्रश्न मार्क आएगा। पुत्र ने या माँ ने, तो वहाँ पर इन्वर्टेड आपका उद्धरण चिन्ह आएगा। कहाँ प्रश्न पूछा गया है, वहाँ पर क्या आएगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क आएगा आपका, प्रश्न चिन्ह आएगा। कौन सी बात आश्चर्य से बोली गई है, तो वहाँ पर आपका विस्मय बोधक चिन्ह आएगा बच्चों, ठीक है। आगे नीचे कविता का एक अंश बिना विराम चिन्हों के दिया गया है, उसमें उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। तो अभी हमने जो विराम चिन्ह पढ़े हैं, देखे हैं, समझे हैं, उनका ही उपयोग आपको इस पैराग्राफ में करना है।
इस अंश में करना है, क्योंकि इसमें कोई भी विराम चिन्ह का यूज़ नहीं किया गया है। तो ये एक तरह से आपका टेस्ट है कि कहाँ कहाँ आपको कौन कौन से विराम चिन्ह लगाते हैं। पहले लाइनें पढ़ लेते हैं। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है जिसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो ये आपको एक अंश दे रखा है, एक पैराग्राफ दे रखा है पोएम में से ही। इसमें कोई भी विराम चिन्ह का यूज़ नहीं किया गया है और आपको इसमें विराम चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, तो इन पंक्तियों में बच्चों हमें आपके विराम चिन्ह का उपयोग करना है। तो देखो आपको उत्तर सामने है कि हमें कहाँ कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाना है। तो राहुल तू निर्णय कर इसका, तो यहाँ पे आपको अल्प विराम का यूज़ करना है। देखो ये किया हुआ है बच्चों। आगे न्याय पक्ष लेता है किसका, ये प्रश्न पूछा गया तो यहाँ पे प्रश्न मार्क लगेगा आपका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, फिर दोबारा से आपका अल्प विराम का उपयोग किया गया है। सुन लूँ तेरी बानी, अब यहाँ पे ना कोई प्रश्न है ना कोई थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, तो यहाँ पर बात खत्म हो गई है। तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम का उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब पहली लाइन में बच्चा जो है प्रश्न पूछ रहा है, तो लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क है, और माँ कहने के बाद बच्चा जो है थोड़ी देर के लिए रुका है, तो यहाँ पर हमने अल्प विराम लगाया है। मैं सुन रहा कहानी, यहाँ पे बात खत्म हो गई, तो यहाँ पे आपका पूर्ण विराम आएगा। आगे कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य उसे ना उबारे। तो देखो फर्स्ट लाइन में आपको थोड़ी देर के लिए रुका है, तो यहाँ फिर अल्प विराम का उपयोग किया हुआ है, और आगे क्वेश्चन पूछा है तो फिर प्रश्न मार्क आपको दे रखा है। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो रक्षक पर भक्षक को वारे, यहाँ पर भी देखो थोड़ी देर के लिए रुका है। जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे बच्चों सेंटेंस बोलते टाइम, तो वहाँ पर हम अल्प विराम का उपयोग करेंगे। और न्याय दया का दानी, क्योंकि यहाँ पे एक सरप्राइजिंग एक्सप्लेनेशन मार्क हो रही है, तो यहाँ पर हम विस्मय बोधक का साइन लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे तूने गुनी कहानी, तो यहाँ पर आपकी लाइन खत्म हो गई है, तो यहाँ पर आपके लास्ट में आ जाएगा पूर्ण विराम। तो बच्चों इस वीडियो में हमने पार्ट से तक कवर कर लिया है, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी लंबी हो रही है, इसीलिए इस वीडियो को हमने 2 हिस्सों में बांट लिया है। अगली वीडियो में हम करेंगे पार्ट से आगे तक का पोर्शन, और पूरा कंप्लीट हम कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। और इस कविता से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है आपके, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।